हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड कलेक्शन, जो कि हेमाटोलॉजी चैप्टर का ही और एक टॉपिक है। सो इसको हम आज कवर करने वाले हैं। एंड इस वीडियो में मैं एक्चुअली इसको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ाऊंगा। ये जो है सब नोट्स में लिखा हुआ है एंड बहुत ही इजी टॉपिक है, तो ये आप आसानी से समझ जाओगे। एंड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जो कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं वो बताते चलूँगा। तो फर्स्ट हमारा ब्लड कलेक्शन में 3 मेथड होता है: कैपिलरी ब्लड कलेक्शन मेथड, वेनस ब्लड कलेक्शन मेथड एंड आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन मेथड। तो इसमें पहले हम देख लेते हैं कैपिलरी ब्लड कलेक्शन, जिसमें आपका रिक्वायरमेंट्स होगा डिस्पोजेबल ग्लोव्स, अल्कोहल स्वैप, स्पिरिट स्वैप, देन स्टेराइल ब्लड लैंसेट, देन कॉटन स्वैप, देन कैपिलरी ट्यूब्स। और इसका यूज है ब्लड स्मेयर के लिए यूज़ किया जाता है एंड पीसीबी पैक्ड सेल वॉल्यूम देखने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो पीसीबी जो है, इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे के वीडियोज़ में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड देन साइड ऑफ द पंचर, तो इसमें एडल्ट एंड चिल्ड्रन में टिप ऑफ द रिंग और मिडिल फिंगर और द ईयर लोब। देन इन्फेंट में सरफेस ऑफ बिग टो और हिल। देन प्रोसीजर में क्या है, रिलैक्स द पेशेंट, पोजिशन प्रॉपरली, देन बेस्ट लोकेशन इज मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर एज आई हैव सेड। देन अवॉइड पंचर टू एनी swallowed रेड रेशनेस एंड इन्फेक्टेड एरिया। तो आपको ये ध्यान रखनी है कि swallowed या फिर रेडनेस एरिया में आपको फिंगर प्रिक नहीं करना है। देन क्लीन फिंगर बाय अल्कोहल स्वैप फॉर सिंगल वाइप एंड लेट इट ड्राई। Then use sterile lancet and make a puncture 2 to 3 mm deep. Then with dry and clean cotton wool, wipe the first drop of the blood because it contains tissue juices. तो फर्स्ट ड्रॉप आपको वाइप करना है क्योंकि इसमें टिश्यू जूसेस प्रेजेंट होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देन स्टॉप द ब्लड फ्लो बाय अप्लाइंग स्लाइटली प्रेशर ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट बाय द कॉटन। देन वेनस ब्लड कलेक्शन, तो इसमें बेस्ट साइट होता है एंटीक्यूबिडियल फोसा। तो एंटीक्यूबिडियल फोसा में 3 मेन वेन आता है, जो कि आपको याद रखनी है ये चीज़: बेसिलिक वेन, मेडियन क्यूबिडियल वेन एंड सेफेलिक वेन। सेफेलिक, बेसिलिक एंड मेडियन क्यूबिडियल, BMC। ओके। देन रिक्वायरमेंट्स में क्या होगा, स्टेराइल सिरिंज एंड नीडल, टेस्ट ट्यूब, टॉर्निकेट, ग्लव्स, शार्प कंटेनर, cotton adhesive bandage. Then if vacuum method is performing, then in that method you need two-way needle, adapter and test tube. तो vacuum मेथड क्या होता है कि जब ब्लड कलेक्शन इन हायर क्वांटिटी, आपको अगर ब्लड चाहिए होगा ब्लड कल्चर वगैरह के लिए एंड सारे टेस्ट के लिए, अगर ज़्यादा मात्रा में ब्लड चाहिए होगा, तो इन दैट केस वैक्यूम मेथड का यूज़ कर सकते हो, जिसमें कि जितना चाहे ब्लड निकाल सकते हो। ओके। देन प्रोसीजर में वेयर ग्लव्स एंड मास्क, देन लेवलिंग द ट्यूब एट फर्स्ट, देन पोजिशनिंग द, यहाँ पर सैंपल लिखा है तो यहाँ पर पेशेंट होगा, ये मिस्टेक है, ये करेक्ट कर लेना। देन सिलेक्ट द वेन साइड आफ्टर अप्लाई टर्निकेट 3 to 4 इंच अबव वेन पंचर। तो 3 to 4 इंच अबव में आपका जो टर्निकेट टाई करना होगा, ठीक है, पंचर साइड से। देन 3 मेन वेन आर देयर, BCM, B से बेसिलिक, C से सेफेलिक, देन M से मेडियल क्यूबिडियल। देन क्लीन बाई कॉटन विथ स्पिरिट एंड लेट इट ड्राई, डोंट टच। ओके। देन एंगल ऑफ द निडल शुड बी 30 to 40 डिग्री, ये चीज़ आपको याद रखनी है। देन पुल द पिस्टन ऑफ सिरिंज एंड ब्लड स्टार्ट फिलिंग। देन रिलीज द टर्निकेट व्हेन ब्लड स्टार्ट कमिंग, बिकॉज टर्निकेट टाइम आउट मोर देन 1 minute। तो टर्निकेट आपको 1 minute से ज़्यादा टाई करके नहीं रखनी है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। जब व्हेन ब्लड स्टार्ट फिलिंग इन द सिरिंज, एट दैट टाइम यू कैन टाई अप द टर्निकेट। देन आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछा जाता है काफ़ी बार, 1-2 मार्क के क्वेश्चन। सो यूज़ क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ ABG, आर्टेरियल ब्लड गैस का जो एस्टिमेशन है इससे किया जाता है, आर्टेरियल ब्लड से। तो उसमें क्या होता है कि O2 होता है, CO2 होता है, एंड फॉर पीएच ऑल्सो वी आर परफॉर्मिंग द आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन। एंड लंग्स का जो प्रॉपर फंक्शनिंग देखने के लिए भी हम आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन का यूज़ करते हैं, क्योंकि आर्टेरियल ब्लड क्या होता है कि सीधा लंग्स से ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि लंग्स कैसे काम कर रहे हैं एंड ऑक्सीजन लेवल कितना मतलब ऐड कर रहा है। सो ये ऑब्वियसली डिफिकल्ट देन वेन पंचर, वेन पंचर जितना ईजी नहीं है। इंक्रीज प्रेशर इन आर्टरीज मेक मोर डिफिकल्ट टू स्टॉप ब्लीडिंग। तो ऑब्वियसली आर्टरीज में बहुत ज़्यादा प्रेशर होती है एंड इसमें अगर इधर उधर थोड़ा हो जाए तो ब्लीडिंग मतलब बंद नहीं होता, और जिनमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो जाती है। तो इसको करने के लिए बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। देन आर्टेरियल सिलेक्शन कैसे करेंगे, इसमें 2 मेन आर्टरीज है, जो कि रेडियल आर्टरीज और फीमोरल और ब्रैंकियल आर्टरीज। तो रेडियल आर्टरीज से हम ज़्यादातर करते हैं, जो कि हमारे रिस्ट के थोड़ा ऊपर होता है। देन रिक्वायरमेंट सेम एज द वेन पंचर, तो वेन पंचर में जो भी रिक्वायरमेंट हमने लिए थे, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, तो सब यहाँ पर भी सेम ही वही रिक्वायरमेंट्स की नीडेड है। देन प्रोसीजर अगर देखें तो ऑल सेम, सब कुछ सेम ही रहेगा एज लाइक वेन पंचर, बट आफ्टर रिमूव द नीडल इमीडिएटली प्रेस फॉर 5 minutes। यहाँ पर आपको प्रेस करके रखनी है। आफ्टर ब्लड कलेक्शन यू शुड हैव टू कीप अ प्रेशर फॉर 5 minutes टू स्टॉप द ब्लीडिंग। और क्या पूछ सकती है कि 30 डिग्री एंगल में आपको इंसर्ट करनी है नीडल को, एंड ब्राइट रेड कलर की ब्लड आएगी इसमें।
एंड आर्टेरियल ब्लड विल कम बाय पल्सेटिव फैशन। पल्सेटाइल फैशन में ये ब्लड आना शुरू होगा, मतलब ब्लड का जो फ्लो है वो रेगुलर फ्लो में नहीं आएगा, वो पल्स जैसे हमारा पल्स जैसे ऊपर नीचे होता है, तो ब्लड का जो फ्लो है वो भी ऊपर नीचे होगा। वो देख कर ही आप पता लगा सकते हैं कि वो आर्टेरियल ब्लड ही है, एंड वो ऑब्वियसली ब्राइट कलर की ही होगी। देन अनदर टॉपिक देखते हैं एंटीकोआगुलेंट। तो इसमें जो डेफिनेशन है, व्हेन ब्लड इज कलेक्टेड इट क्लॉट्स आफ्टर सम टाइम। द एंटीकोआगुलेंट्स आर केमिकल एजेंट which prevent the clotting of blood when mixed with blood in proper proportion। तो एंटीकोआगुलेंट्स आर द केमिकल कंपाउंड्स। तो ये एक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि ब्लड का जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, जिसके वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो उसको ये इनहिबिट करता है। ये जो हम केमिकल कंपाउंड्स डालते हैं एंटीकोआगुलेंट एज ए एंटीकोआगुलेंट, तो ये क्या करते हैं, ब्लड का जो कोआगुलेशन है उसको प्रिवेंट करके ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंटीकोआगुलेंट। और एंटीकोआगुलेंट हम हमेशा एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में यूज़ करते हैं। देन पर्पज ऑफ यूजिंग एंटीकोआगुलेंट। तो एंटीकोआगुलेंट हम क्यों यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट फॉर द स्टडी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स। तो हमारा जो ब्लड में डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट वगैरह सब है, इतने सारे कंपोनेंट्स है, तो इसका जो पता लगाने के लिए, इसका जो डिटर्मिनेशन के लिए हम एंटीकोआगुलेंट्स का यूज़ करते हैं, नहीं तो ये क्लॉट हो जाएगा। एक बार ये क्लॉट हो गया तो इसमें से हम एस्टिमेशन नहीं कर सकते, इसमें से हम ब्लड सेल का एस्टिमेशन नहीं कर सकते। देन स्टडी ऑफ कोआगुलेशन, कोआगुलेशन स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ब्लड इन द ब्लड बैंक, ब्लड बैंक में ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए भी एंटीकोआगुलेंट का यूज़ किया जाता है, जो कि मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, ये कौन सा एंटीकोआगुलेंट है एंड व्हाट्स द एक्शन। देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटीकोआगुलेंट। तो एंटीकोआगुलेंट का एक अच्छा प्रॉपर्टी क्या होता है? इट शुड बी सॉल्युबल इन द ब्लड, देन कीप ब्लड इन फ्लूइड कंडीशन ऑब्वियसली, नॉट टू बी ब्रिंग हेमोलाइसिस ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड सेल का जो हेमोलाइसिस ये नहीं होने देगा। एंड मस्ट नॉट चेंज द साइज ऑफ द आरबीसी, आरबीसी का साइज जैसे कि ये इंक्रीज या फिर डिक्रीज ना करे। एंड देन द मिनिमाइज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का डिस्ट्रक्शन घट जाए, जैसे मतलब इंक्रीज ना हो। एंड मिनिमाइज द एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट का भी एग्रीगेशन कम हो जाए। देन बेसिकली 2 कोआगुलेशन फेजेस आर देयर। तो कोआगुलेशन 2 फेजेस में होता है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इसको समझने के लिए हम आगे की वीडियोस में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में इन्वॉल्व होगा, नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। देन क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोआगुलेंट, कैल्शियम चिलेटर एंड नॉन कैल्शियम चिलेटर इसमें आएगा। तो कैल्शियम चिलेटर्स ऑफ द एंटीकोआगुलेंट बाइंड विद द कैल्शियम आयन प्रेजेंट इन द ब्लड विच प्रिवेंट क्लॉटिंग। तो कैल्शियम आयन हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 4 है, ओके। तो क्लॉटिंग फैक्टर 4 है कैल्शियम आयन, एंड कैल्शियम आयन के अलावा ब्लड क्लॉटिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कैल्शियम चिलेटर क्या करता है, कैल्शियम को बाइंड कर लेता है, फ्री कैल्शियम को। फॉर दैट क्या होता है कि रिजल्ट में प्रिवेंट क्लॉटिंग नहीं हो पाता। दैट इज द एक्शन ऑफ कैल्शियम चिलेटर। इसमें एग्जांपल अगर देख लेते हैं ऑक्सालेट्स, तो ऑक्सालेट्स में पोटेशियम ऑक्सालेट, डबल ऑक्सालेट में बेसिकली क्या होता है, सोडियम या फिर पोटेशियम प्लस अमोनियम। देन ट्राइसोडियम साइट्रेट में एडीटीए देखते हैं, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़ किया जाता है एडीटीए, इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिडिक एसिड। देन नॉन कैल्शियम चिलेटर डू नॉट बाइंड विद द कैल्शियम, ये कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं करेगा इन द ब्लड, बट बाइंडिंग विद द एंटी थ्रोम्बिन। तो जो थ्रोम्बिन होता है, थ्रोम्बिन क्या करता है कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म में थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है, एंड थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनाता है। तो थ्रोम्बिन को अगर हम ब्लॉक कर देंगे तो फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनना स्टॉप हो जाएगा, एंड विच रिजल्ट्स इन इनहिबिटिंग द ब्लड क्लॉटिंग। देन प्रिवेंट लिवर फ्रॉम सिंथेसिस ऑफ विटामिन के, विटामिन के सिंथेसिस को भी हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसके लिए क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है वो नहीं हो सकेगा। एंड इसका जो कॉमन एग्जांपल है हेपारिन एंड वार्फिन। देन कॉमनली यूज एंटीकोआगुलेंट्स को अगर हम देखें तो इसमें एडीटीए, इथाइलिन डायमंड टेट्राएसिडिक एसिड आता है। देन डबल ऑक्सालेट, सोडियम साइट्रेट, सोडियम फ्लोराइड, हेपारिन, एसिडी एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज, सीपीडी साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, देन सीपीडीएच साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडिनाइन। दिस 3 आर यूज इन ब्लड बैंक। तो ये जो 3 एंटीकोआगुलेंट्स है ये ब्लड बैंक में ही यूज़ होता है। तो इसका जो एक्शन है ये मैं आगे की वीडियोस में बोलने वाला हूँ, तो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस डेली। देन हेमोस्टेसिस। तो हेमोस्टेसिस क्या होता है? हेमोस्टेसिस इज द अरेस्ट ऑफ ब्लड फ्लो एंड कंट्रोल ऑफ हेमोरेज फ्रॉम एन इंजुरी। तो हेमोस्टेसिस इज नथिंग बट अरेस्ट ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम योर इंजुरी पोर्शन। तो इंजुरी से जो हेमोरेज होता है, ब्लड का फ्लो होता है, तो उसको रोकना ही हेमोस्टेसिस होता है। देन मैकेनिज्म ऑफ हेमोस्टेसिस में क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर इफेक्ट एक होता है, देन एक्स्ट्रा वेस्कुलर इफेक्ट। देन मैकेनिज्म ऑफ हेमोस्टेसिस में क्या होता है कि एक्स्ट्रा वेस्कुलर इफेक्ट होता है, देन वेस्कुलर इफेक्ट होता है, देन इंट्रावेस्कुलर इफेक्ट होता है। 3 इफेक्ट में इसको कैटेगराइज किया गया है। तो पहले हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा वेस्कुलर इफेक्ट। वेसल्स के बाहर क्या होगा व्हेन अ इंजुरी हैपेंड? तो फिजिकल और बायोकेमिकल टिश्यू सराउंडिंग द इंजुरी साइट। तो जब एक इंजुरी होता है तो उसी टाइम जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर इफेक्ट्स में से पहला इफेक्ट क्या होता है कि फिजिकल एंड बायोकेमिकल टिश्यू सराउंडिंग्स जो होते हैं, उसके आसपास जो एपिथेलियल सेल्स, टिश्यू वगैरह होते हैं, वो सब एग्रीगेट होने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर इफेक्ट। और ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी इसके अंदर आता है। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर में जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तभी मैं इसके बारे में डिटेल डिस्कस करूंगा। देन वेस्कुलर इफेक्ट्स। वेस्कुलर इफेक्ट्स मतलब वेसल्स में क्या इफेक्ट होगा?
तो वेसल्स में वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट व्हेन इंजर्ड, ब्लड वेसल सिकुड़ जाएगा। दिस एक्शन इज देन प्रोलॉन्ग बाय द सेरोटोनिन, अ सब्सटेंस रिलीज बाय द प्लेटलेट। तो प्लेटलेट एग्रीगेशन जब होता है तब एक सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है, जिसकी वजह से ये जो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का एक्शन है ये प्रोलॉन्ग्ड होता है। देन प्लेटलेट प्लग, तो इसको पढ़ने से पहले हम जनरल कुछ देख लेते हैं। ब्लड वेसल्स जो कि इंटरनली सिंगल लेयर होता है ऑफ एपिथेलियल सेल, जिसे हम एंडोथेलियम बोलते हैं। देन एंडोथेलियम डिसरप्ट ड्यू टू द ट्रॉमा, ट्रॉमा अगर होगा तो एंडोथेलियम डिसरप्ट हो जाएगा। देन अंडरलाइंग बेसमेंट मेम्ब्रेन कॉन्टेंट कोलेजन फाइबर इज एक्सपोज्ड। तो अंडरलाइन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है बेनीथ योर स्किन, तो वहाँ पर जो कोलेजन फाइबर होता है वो एक्सपोज हो जाएगा। देन प्लेटलेट कॉन्टैक्ट विद द कोलेजन फाइबर के साथ प्लेटलेट भी एग्रीगेट हो जाएगा। देन इट विल फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग क्लॉट फॉर्मर, देन अधेयर टू द वॉल ऑफ इंजुरी। फिर ये क्या होगा, एक प्लग की तरह हमारे जो इंजुरी के साइड है वहाँ पर अधेयर हो जाएगा। देन एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट इसको हेल्प करता है टू अटैच करने में। ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट ही हेल्प करता है किसको, जो प्लेटलेट प्लस कोलेजन फाइबर है। देन प्लेटलेट ऑल्सो सिक्रेट सेरोटोनिन, सेरोटोनिन भी सिक्रेट करता है जैसे कि मैंने बोला था, एंड विच इज कॉजेज द वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। देन इंट्रावेस्कुलर इफेक्ट, वेसल्स के अंदर क्या होगा, वेसल्स में क्या होगा हम पढ़े, वेसल्स के बाहर क्या होगा वो भी पढ़े, बट इंट्रावेस्कुलर इफेक्ट में पढ़ेंगे वेसल्स के अंदर क्या होता है। तो इंट्रा फैक्टर यानी इंट्रेंसिक फैक्टर प्रोड्यूस फ्रॉम क्लॉट फॉर्म लिक्विड ब्लड बाय प्लेटलेट फॉलोड बाय इंट्रेंसिक सिस्टम। तो इंट्रेंसिक सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये कोआगुलेशन कर देता है ब्लड को एक क्लॉट में फॉर्म करता है जो कि हार्ड होता है एंड विच प्रिवेंट अल्टीमेटली द ब्लीडिंग। देन कोआगुलेशन फैक्टर हमारे 13 होते हैं, जिसमें फिब्रिनोजन पहला होता है, देन प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम 4 नंबर में आता है, 5 में लाइवल फैक्टर, देन ये ब्लैंक है, देन 7 में आता है स्टेबल फैक्टर, देन एंटी हेमोलिटिक फैक्टर, देन क्रिसमस फैक्टर, स्टुअर्ट पावर फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, देन हेजमैन फैक्टर, देन फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये सब फैक्टर आपको याद रखनी है। देन इंट्रेंसिक सिस्टम और एक्सट्रेंसिक सिस्टम। तो इंट्रेंसिक सिस्टम कहाँ पे मौजूद होता है, जैसे कि मैंने बोला था इंट्रेंसिक मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर होगा, यानी ये सिर्फ ब्लड में ही होगा, एंड एक्सट्रेंसिक मतलब ये टिश्यू में होगा। जैसे कि हम टिश्यू का एग्रीगेशन हम देखे थे जब प्राइमरी फिजिकल जो एग्रीगेशन होता था। देन इंट्रेंसिक सिस्टम में क्या होता है कि कोलाजन जो फाइबर होता है, कोलाजन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है वो प्री कैल्करिन को कैल्करिन में कन्वर्ट करता है। देन कैल्करिन हाई मोलिकुलर वेट हो जाता है, देन हाई मोलिकुलर वेट कैल्करिन 12 क्लॉटिंग फैक्टर को 12 क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेटेड कर देता है। आई मतलब इनएक्टिवेटेड, ए मतलब एक्टिवेटेड, तो 12 क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कर देता है। देन 12 क्लॉटिंग फैक्टर एक बार एक्टिवेट हो जाने के बाद ये 11 क्लॉटिंग फैक्टर को फिर से एक्टिवेट करता है। देन 11 क्लॉटिंग फैक्टर विद द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम इट एक्टिवेटेड द क्लॉटिंग फैक्टर 9, and then clotting factor 9 with the presence of phospholipid and calcium it activated the clotting factor 8. Then clotting factor 8 with the presence of phospholipid and calcium it activated the clotting factor 10. देन 10 नंबर जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो फॉस्फोलिपिड के साथ मिलके क्लॉटिंग फैक्टर जो 5 होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर जो 5 होते हैं उसको एक्टिवेट करता है। देन क्लॉटिंग फैक्टर 5 विद द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है। देन थ्रोम्बिन क्या होगा, थ्रोम्बिन विद द कैल्शियम। हर एक स्टेप में देखिए कैल्शियम का कितना रोल है, तो इसलिए कैल्शियम चिलेटर में हम कैल्शियम को ब्लॉक कर देते हैं। तो प्रोथ्रोम्बिन यहाँ पर थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रहा है। देन थ्रोम्बिन विद द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम इट कन्वर्ट द फाइब्रिनोजन इनटू फिब्रिन। देन फिब्रिन क्या होगा, विद द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम प्लस 13 क्लॉटिंग फैक्टर इट फॉर्म द स्टेबल फाइब्रिन क्लॉट। ये ब्लड क्लॉट फॉर्म करेगा फाइनली, जो कि बहुत हार्ड होगी। यहाँ जो हम देखे थे एक्सटेंसिक फैक्टर टिश्यू में, तो टिश्यू इंजरी जब होता है इसमें डायरेक्टली क्या होता है कि 7 क्लॉटिंग फैक्टर प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि 3rd नंबर क्लॉटिंग फैक्टर है, ये दोनों मिल जाता है। ये दोनों मिलने के बाद क्या होता है कि ये डायरेक्टली एक्स को स्टिमुलेट करता है टू फॉर्म एक्टिवेट, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर 10 को ये एक्टिवेट कर देता है डायरेक्टली। इतना सारा स्टेप इसमें नहीं होता, ये बस जब इंजरी होता है तो क्लॉटिंग फैक्टर 7 विद थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि 3 है, ये दो मिलकर 10 नंबर क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कर देता है। एंड 10 नंबर क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेटेड हो गया मतलब ये जो सारे स्टेप है ये सिमिलर ही होगा, एंड देन क्लॉट विल